तो दोस्तों पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन का पार्ट 6 हमें देखने को मिलने वाला है अपकमिंग। तो उसी के बारे में बात होगी और ये बेहतरीन फ्रेंचाइजी है जो कि एक तरह से कई सालों से कंटिन्यू हमें देखने को मिल रही है। तो इसके पार्ट 6 का हम सभी को इंतज़ार है, उसी के बारे में आपको पूरी जानकारी बताएंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज है वो आप तक पहुँचती रहे। आगे मैं आपको और डिटेल इसके बारे में बताता हूँ। पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन डेड मेन टेल नो टेल्स अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन सालाजार रिवेंज के रूप में रिलीज 2017 की अमेरिकी स्वैशबकलर फंतासी फिल्म है जो जोआचिम रोनिंग और एस्पेन सैंडबर्ग द्वारा निर्देशित, जेरी ब्रुकहाइमर द्वारा निर्मित और जेफ नाथनसन द्वारा लिखी गई है, जिसका श्रेय नाथनसन और कार्यकारी निर्माता टेरी रोसियो दोनों को जाता है। यह पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन फिल्म श्रृंखला की 5वीं फिल्म है जो ऑन स्ट्रेंजर टाइड्स 2011 के सीक्वल के बाद है और इसमें जॉनी डेप, जेवियर बारडेम, जेफरी रश, ब्रेंटन थ्वाइट्स, काया स्कोडेलारियो और केविन मैकलनी ने अभिनय किया है। एक बदकिस्मत कैप्टन जैक स्पैरो द्वारा पोसाइडन के त्रिशूल की खोज पर आधारित है, जिसका पीछा कैप्टन अरमांडो सलाजार और शैतान के त्रिकोण से बच निकले घातक भूतों का एक दल करता है जो समुद्र में हर समुद्री डाकू को मारने और स्पैरो से बदला लेने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। फिल्म का विकास मई 2011 में ऑन स्ट्रेंजर टाइड्स के रिलीज होने से कुछ समय पहले शुरू हुआ था, जिसमें रोसियो ने शुरुआती स्क्रिप्ट लिखी थी और डेप लेखन प्रक्रिया में शामिल थे। 2013 की शुरुआत में नाथनसन को एक नई स्क्रिप्ट लिखने के लिए काम पर रखा गया था, जबकि रोनिंग और सैंडबर्ग जल्द ही इस परियोजना में शामिल हो गए। फिल्म निर्माताओं ने फिल्म की स्क्रिप्ट और टोन के लिए प्रेरणा के रूप में श्रृंखला की पहली किस्त द कर्स ऑफ द ब्लैक पर्ल 2003 का हवाला दिया। शुरुआत में 2015 में रिलीज की योजना बनाई गई। स्क्रिप्ट और बजट के मुद्दों के कारण फिल्म को 2016 और फिर 2017 तक के लिए टाल दिया गया। ऑस्ट्रेलिया में मुख्य फोटोग्राफी फरवरी 2015 में शुरू हुई, जब ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने डिज्नी को कर प्रोत्साहन में $20 मिलियन की पेशकश की और जुलाई में समाप्त हो गई। डेड मेन टेल नो टेल्स का प्रीमियर 11 मई 2017 को शंघाई डिज्नी रिजॉर्ट में हुआ और 26 मई को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। फिल्म को आम तौर पर आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली और इसने 230 से $320 मिलियन के उत्पादन बजट के मुकाबले दुनिया भर में $795.9 मिलियन की कमाई की। कथानक विल टर्नर द्वारा एलिजाबेथ स्वान को फ्लाइंग डचमैन पर छोड़ने के 12 साल बाद उनके 12 वर्षीय बेटे हेनरी उनसे मिलने आते हैं। विल अभी भी डचमैन से बंधा हुआ है और एक दशक में एक बार जमीन पर कदम रख सकता है, लेकिन हेनरी का कहना है कि वह पोसिडॉन के ट्राइडेंट द्वारा अपने अभिशाप से मुक्त हो सकता है। हालांकि उसके पिता उसे अपने भाग्य को स्वीकार करने के लिए कहते हैं। हेनरी ट्राइडेंट को खोजने में मदद करने के लिए समुद्री डाकू कैप्टन जैक स्पैरो को भर्ती करने का इरादा रखता है। 9 साल बाद हेनरी एक ब्रिटिश नौसेना के जहाज पर सवार है जो अलौकिक शैतान के त्रिभुज में जाता है और भूत जहाज साइलेंट मैरी के सामने आता है। हेनरी के जहाज में नाविकों को स्पेनिश समुद्री डाकू शिकारी कैप्टन आर्मंडो सालाजार के नेतृत्व में भूतों द्वारा मार दिया जाता है, जो हेनरी को एकमात्र जीवित व्यक्ति के रूप में छोड़ देता है ताकि वह जैक स्पैरो को बदला लेने का संदेश दे सके। जैक, एक युवा समुद्री डाकू के रूप में ने सालाजार को त्रिभुज में प्रवेश करने के लिए धोखा दिया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन अनजाने में अपने जहाज और चालक दल को मरे हुए के रूप में शाप दे दिया। सेंट मार्टिन में कैरिना स्मिथ नामक एक युवा खगोलशास्त्री को जादू टोने के लिए मौत की सजा सुनाई जाती है, लेकिन वह बच निकलती है और जैक से मिलती है, जो एक बैंक डकैती में असफल होने के कारण दुर्भाग्य से पीड़ित है। बाद में जैक अपने कंपास को एक ड्रिंक के लिए बदल देता है, एक ऐसा कार्य जो शैतान के त्रिभुज को नष्ट कर देता है और बदला लेने के लिए सलाजार के भूतिया दल को मुक्त कर देता है। कैरिना को पता चलता है कि हेनरी ट्राइडेंट के स्थान की तलाश कर रहा है और अपने अज्ञात पिता की डायरी का उपयोग करके उसकी मदद करने की पेशकश करती है। उनकी गिरफ्तारी के बाद कैरिना और जैक निष्पादन प्रक्रिया को रोकते हैं, लेकिन वे हेनरी और जैक के दल की मदद से बच निकलते हैं। वे सभी डाइंग गुल पर सवार होकर रवाना होते हैं, जहां कैरिना अपनी डायरी में सुरागों को समझती है और पता लगाती है कि तारे एक ऐसे द्वीप की ओर ले जाएंगे जहां ट्राइडेंट छिपा हुआ है। फिल्म में दिखाई देने वाले सहायक पात्रों में शामिल हैं
डेविड वेनहम लेफ्टिनेंट जॉन स्कारफील्ड के रूप में, एक रॉयल नेवी अधिकारी जो HMS एसेक्स की कमान संभालता है। 28 और गोल्डशिफ्ते फराहानी शांसा के रूप में, एक समुद्री चुड़ैल जो बारबोसा और स्कारफील्ड की मदद करती है। 1 स्टीफन ग्राहम, मार्टिन क्लेबा, जाइल्स न्यू और एंगस बार्नेट ने पिछली फिल्मों से क्रमशः स्क्रम, मार्टी और मुर्टोग और मुलरॉय के रूप में अपनी भूमिकाएं दोहराईं, जैक स्पैरो और हेक्टर बारबोसा के समुद्री डाकू दल के सदस्यों के रूप में। 29 एडम ब्राउन, डैनी किरन और डेलरॉय एटकिंसन स्पैरो के दल के सदस्यों के रूप में दिखाई देते हैं। 30 जेल के दृश्य में पॉल मैकार्टनी। 12 जैकब एलोडी फिल्म में एक अतिरिक्त कलाकार के रूप में दिखाई दिए, जिन्होंने सेंट मार्टिन के रेडकोट्स में से एक की भूमिका निभाई। 32 ऑरलैंडो ब्लूम विल टर्नर के रूप में अपनी भूमिका को दोहराते हैं, जो एक लोहार से समुद्री डाकू बने थे, जो 8 वर्ल्ड्स एंड 2007 के अंत में फ्लाइंग डचमैन के कप्तान बन गए। 33-34 ब्लूम ने भूमिका के लिए बार्नकल प्रोस्थेटिक्स पहना। 35 जो डचमैन के शापित कप्तान के रूप में टर्नर की स्थिति को दर्शाता है। 13 केरा नाइटली अंत में एलिजाबेथ स्वान, विल की पत्नी और हेनरी की मां के रूप में एक गैरबोलने वाली भूमिका में संक्षेप में दिखाई देती हैं। 13-36 परीक्षण स्क्रीनिंग के बाद चरित्र को जोड़ने की मांग के बाद। 37 डेवी जोन्स का एक CGI सिलहूट पोस्ट क्रेडिट दृश्य में देखा जाता है, लेकिन अभिनेता बिल निगी ने कहा कि उन्हें चरित्र की उपस्थिति के बारे में सूचित नहीं किया गया था। 38 उत्पादन विकास ऑन स्ट्रेंजर टायर्स की रिलीज से कुछ समय पहले चौथी फिल्म के कलाकारों और क्रू को निकट भविष्य में समय अलग रखने के लिए कहा गया था, क्योंकि वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स का इरादा एक 5वीं और छठी फिल्म को बैक टू बैक शूट करने का था। 39 हालांकि बाद में कहा गया कि केवल 5वीं फिल्म पर काम चल रहा था। टेरी रोसियो अपने साथी टेड इलियट के बिना 5वीं फिल्म की पटकथा लिख रहे थे। 40 रॉब मार्शल के निर्देशन में लौटने की अफवाह थी। 41 लेकिन इनटू द वुड्स 2014 का निर्देशन करने का चुनाव करने के बाद उन्होंने मना कर दिया। 42 मार्शल के फिल्म को पास करने के बाद कई निर्देशकों के इसे संभालने की अफवाह थी। 43 गोर वर्बिंस्की, जो मूल 3 फिल्मों के लिए जिम्मेदार थे, ने महसूस किया कि फिल्म बनाने के लिए वित्तीय के अलावा कोई कारण नहीं है। 44-45 स्टूडियो ने उन्हें उनकी अकादमी पुरस्कार नामांकित हाईसी फिल्म कोंटिकी और सीमित बजट के साथ काम करने की उनकी क्षमता के आधार पर चुना। 46 रोसियो की स्क्रिप्ट को 2012 में त्याग दिया गया था और लेखक ने कहा कि एक प्रमुख कारण इसमें एक महिला खलनायिका का उपयोग करना था, जिसने अभिनेता जॉनी डेप को चिंतित किया कि यह डार्क शैडोज के लिए निरर्थक होगा, जिसमें एक महिला खलनायिका भी थी। 47 जनवरी 2013 में डिज्नी ने एक स्क्रिप्ट पर काम करने के लिए जेफ नाथनसन को काम पर रखा। 48 नाथनसन की स्क्रिप्ट में पोसिडॉन का ट्राइडेंट दिखाया गया था, एक जो रोसियो की अप्रकाशित पटकथा से नेपच्यून के ट्राइडेंट पर आधारित था। 8 रोनिंग और सैंडबर्ग ने कहा कि वे विशेष रूप से नाथनसन की मजेदार और मार्मिक स्क्रिप्ट से प्रभावित हुए थे। 49 जिसने उन्हें मई में निर्देशन के लिए साइन करने के लिए राजी कर लिया। 50 15 अगस्त में रोनिंग और सैंडबर्ग ने खुलासा किया कि शीर्षक डेड मेन टेल नो टेल्स होगा। 51 और यह एक स्टैंडअलोन साहसिक कार्य होगा और श्रृंखला की समग्र पौराणिक कथाओं से जुड़ा होगा। 52 अगले महीने में निर्माता जेरी ब्रुकहाइमर ने कहा, हमारे पास एक रूपरेखा है जिसे हर कोई पसंद करता है, लेकिन स्क्रिप्ट पूरी नहीं हुई है, यह बताते हुए कि रिलीज को 2015 की गर्मियों से आगे स्थगित कर दिया जाएगा। 46 स्टूडियो ने द लोन रेंजर 2013 के वित्तीय घाटे के बाद डेप की बैंकिंग क्षमता पर सवाल उठाया। 53 और पटकथा के पहले ड्राफ्ट को वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो के अध्यक्ष एलन हॉर्न ने मंजूरी नहीं दी, जो तैयार उत्पाद के बारे में चिंतित थे। 54 ब्रुकहाइमर ने खुलासा किया कि देरी के पीछे स्क्रिप्ट और बजट के मुद्दे थे। 46 डेप को स्क्रिप्ट पर सहयोग करने के लिए भी आमंत्रित किया गया था। अभिनेता का मानना था कि यह फ्रेंचाइजी की आखिरी फिल्म होगी और इसे सही तरीके से समाप्त करना चाहते थे। 55 स्क्रिप्ट स्वीकार किए जाने के बाद जुलाई 2014 में डिज्नी द्वारा फिल्म को आधिकारिक रूप से हरी झंडी दे दी गई, जिसकी रिलीज की योजना 7 जुलाई 2017 को बनाई गई। 56
निर्देशक पहली फिल्म द कर्स ऑफ द ब्लैक पर्ल से प्रेरित थे। 49 उन्होंने कहा कि मूल रोमांचकारी है लेकिन सबसे बढ़कर दिल को छू लेने वाली कॉमेडी है और वे पात्रों के बीच संरचना और गतिशीलता को फिर से बनाना चाहते थे। पिछली फ्रेंचाइज किश्तों के सर्वश्रेष्ठ को फिर से हासिल करने के अलावा निर्देशकों ने फिल्म के लहजे को गढ़ते समय चार्ली चैपलिन और बस्टर कीटन के कामों को ध्यान में रखा था। 15 यह जोड़ी चाहती थी कि फिल्म श्रृंखला की सबसे भावनात्मक हो और जैक स्पैरो की जड़ों को तलाशे। 57 उन्होंने जैक के कंपास को ट्रायंगल में अपने नारकीय जेल से सालाजार को अनलॉक करने की कुंजी के रूप में उपयोग करने का फैसला किया और कुछ शानदार तत्वों को कम कर दिया इसे जमीन पर लाने के लिए, यहां तक कि पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन सिक में भी। 58 जेफरी रश ने तर्क दिया कि यह जोड़ी पारंपरिक हॉलीवुड फ्रेंचाइज सोच में यूरो संवेदनशीलता लेकर आई। 59 जबकि ऑरलैंडो ब्लूम का मानना था कि उन्होंने मूल फिल्म की सादगी और आकर्षण को फिर से हासिल किया है। 60 ब्रुकहाइमर ने यह भी कहा कि फिल्म ने तस्वीर का पूर्वावलोकन करने के बाद पहली फिल्म की भावना को फिर से हासिल किया, साथ ही यह भी कि कैसे विल टर्नर का बेटा और अपने पिता की खोज कहानी की रीढ़ थी। 7 काया स्कोडेलारियो ने कहा कि निर्माता फ्रेंचाइज को उसके मूल में वापस ले जाना चाहते थे, एक ऐसी कहानी के साथ जो पात्रों को निष्कर्ष देते हुए नई संभावनाओं को खोलती हो। 61 निर्देशकों और लेखकों के साथ साथ कई क्रू सदस्य फ्रेंचाइज में नए थे जिन्होंने पिछली 4 फिल्मों में काम करने वालों की जगह ली थी। ब्रुकहाइमर, कॉस्ट्यूम डिजाइनर पेनी रोज और कार्यकारी निर्माता चार्ड ओमान को छोड़कर। 62 ढलाई कांस में ऑन स्ट्रेंजर टायर्स प्रेस लॉन्च में बोलते हुए डेप ने कहा कि वह तब तक यह भूमिका निभाते रहेंगे जब तक यह जनता के बीच लोकप्रिय है। 63 अगस्त 2012 तक खबर सामने आई कि डेप ने 5वीं फिल्म के लिए हस्ताक्षर किए थे जिसमें उन्होंने अपनी भूमिका को दोहराने के लिए 90 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर कमाए। 11 एक महीने बाद पेनेलोप क्रूज ने कहा कि ऑन स्ट्रेंजर टायर्स में एंजेलिका का किरदार निभाने का आनंद लेने के बावजूद उनसे 5वीं फिल्म के बारे में संपर्क नहीं किया गया था। 64 जेफरी रश ने 5वीं किस्त में हेक्टर बारबोसा के रूप में लौटने पर टिप्पणी करते हुए कहा था। फिल्माने जून 2015 में क्वींसलैंड में सेट पर डेप निर्देशक जोआचिम रोनिंग और एस्पेन सैंडबर्ग ने मूल रूप से कहा था कि शूटिंग प्यूर्टो रिको और न्यू ऑरलियंस में होगी। 96 और ब्रुकहाइमर ने पहले उल्लेख किया था कि लुइसियाना में एक सीक्वेंस हो सकता है। 97 हालांकि ऑस्ट्रेलियाई कला मंत्री जॉर्ज ब्रैंडिस के प्रवक्ता ने पुष्टि की कि 5वीं किस्त को ऑस्ट्रेलिया में विशेष रूप से शूट करने के लिए सेट किया गया था क्योंकि सरकार ने $20 मिलियन के कर प्रोत्साहन को पुनः उपयोग करने पर सहमति व्यक्त की थी जो मूल रूप से 20,000 लीग्स अंडर द सी के रीमेक के लिए थी। इस प्रकार फिल्मांकन स्थानों के रूप में मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका को बाहर कर दिया। 98 फिल्मांकन विशेष रूप से क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया में हुआ जो देश में शूट करने के लिए अब तक का सबसे बड़ा उत्पादन था। विलेज रोडशो स्टूडियो और व्हिटसंडे द्वीप को आधिकारिक तौर पर फिल्मांकन स्थानों के रूप में पुष्टि की गई थी। 99 1 जनवरी 2015 को 1897 के स्कॉटिश ट्रॉलर की 35 साल पुरानी प्रतिकृति द रेनबो जिप्सी को गोल्ड कोस्ट में एक व्यापक रिफिट से गुजरना पड़ा जिसमें एक नया बोस्प्रिट और पुनर्गठित डेक और केबिन शामिल थे जिसे डाइंग गल के रूप में फिल्माया गया था। इसके कप्तान और मालिक किट वुडवर्ड फिल्म में एक रिगर थे। 100 फिल्मांकन 17 फरवरी 2015 को शुरू हुआ। एक जहाज के दृश्यों को हेलेंसवेल में एक विशाल आउटडोर ग्रीन स्क्रीन के सामने फिल्माया गया था। 101 जबकि मॉर्सलैंड में एक गांव के रूप में एक फिल्म सेट बनाया गया था। 102 क्योंकि ग्रीन स्क्रीन की ऊंचाई ने सूर्य के प्रकाश को अवरुद्ध कर दिया था इसलिए कुछ प्रकाश को प्रवेश करने की अनुमति देने के लिए शीर्ष पर इन्फ्लेटेबल ब्लू स्क्रीन वाले कंटेनरों को सेट में जोड़ा गया था। 103 जबकि पहली स्क्रिप्ट जिसे पॉल कैमरून ने फिल्म के लिए पढ़ा था उसमें 5 से 6 मुख्य जहाज शामिल थे जब तक कि पुनर्लेखन ने बेड़े को 2 गुना से अधिक नहीं कर दिया और ब्रुकहाइमर ने अब तक की सबसे बड़ी लड़ाई में 13 जहाज़ों का सामना करने का वादा किया। 7 अंतिम उत्पाद में 11 जहाज थे। लागत में कटौती फोटोग्राफी के निदेशक पॉल कैमरून के नेतृत्व में कैमरा क्रू ने हेलीकॉप्टर या क्रेन का सहारा लिए बिना समुद्र में मनोरम दृश्यों को कैद करने के लिए ड्रोन का भी व्यापक उपयोग किया। 17
104 पानी से जुड़े दृश्यों के लिए फिल्मांकन 30 मार्च से 15 जून तक स्पिट पर डक जेनिंग्स पार्क में स्थानांतरित कर दिया गया। 105 हालांकि बड़ी लहरों से कलाकारों और चालक दल के बीच अत्यधिक समुद्री बीमारी के कारण फिल्मांकन शांत पानी के लिए रबी बे में स्थानांतरित हो गया। 106 1 जून को बायर्न बे में दृश्यों की शूटिंग की गई। स्थानीय लोगों ने फिल्म पर काम कर रहे 850 से अधिक दल का 75% से अधिक हिस्सा बनाया। 107 ऑरलैंडो ब्लूम की वापसी के बारे में बहुत अटकलों के बाद ब्लूम मई के अंत में विल टर्नर के रूप में अपनी भूमिका को दोहराने के लिए गोल्ड कोस्ट पहुंचे। 33-34 एक शुक्राणु व्हेल के कंकाल वाले दृश्यों को 21 से 23 जून तक हेस्टिंग्स पॉइंट पर शूट किया गया था। 108 फिल्म के निर्माण के दौरान कैपुचिन बंदरों के उपयोग के संबंध में कई समस्याएं उत्पन्न हुईं, जिनमें ऑस्ट्रेलियाई जैव सुरक्षा कानूनों का उल्लंघन, बंदरों और क्रू की सुरक्षा शामिल थी। फिल्म के निर्माण के दौरान कई मुद्दों और विवादों ने बाधा डाली। ऑस्ट्रेलिया में जैव सुरक्षा कानूनों ने कैपुचिन बंदरों के संबंध में समस्याएं खड़ी कीं, जो हेक्टर बारबोसा के पालतू बंदर जैक का चित्रण करते हैं, क्योंकि जानवरों को श्रेणी 1 कीट माना जाता है और सख्त आवश्यकताओं और 30 दिवसीय संगरोध की मांग करते हैं। 109 पशु अधिकार कार्यकर्ता समूहों से आगे विवाद छिड़ गया, जिन्होंने संघीय पर्यावरण मंत्री ग्रेग हंट से प्रवेश आवेदन को अस्वीकार करने का आग्रह किया, यह तर्क देते हुए कि लंबी हवाई उड़ान उनके स्वास्थ्य को प्रभावित करेगी और उनका प्रदर्शन अप्राकृतिक था और इससे अवैध वन्यजीव व्यापार की मांग पैदा होगी। 110 3 कार्यकर्ता समूह थे ह्यूमन सोसाइटी इंटरनेशनल ऑस्ट्रेलिया, वाइल्ड फ्यूचर्स और कैप्टिव एनिमल्स प्रोटेक्शन सोसाइटी, फ्रीडम फॉर एनिमल्स FFA। 111 क्रू और कलाकारों को रिलीज से पहले लीक को रोकने के लिए सभी मोबाइल फोन पर कैमरा लेंस को डक्ट टेप से ढकने के लिए मजबूर किया गया था। प्रशंसकों को उत्पादन में हस्तक्षेप करने से रोकने के लिए गुप्त फिल्मांकन स्थानों ने इस तथ्य को छिपाने के लिए हर्शेल के उत्पादन नाम का इस्तेमाल किया कि यह 5वीं पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन फिल्म थी। 113 सुरक्षा को दरकिनार करने की कोशिश कर रहे एक हथियारबंद व्यक्ति के प्रयास के बाद पहले से ही कड़ी सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। 114 10 मार्च 2015 को डेप सेट के बाहर घायल हो गए और उन्हें सर्जरी के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ले जाना पड़ा। 115 उनकी अनुपस्थिति के कारण फिल्मांकन पूरी तरह से रुक गया और 200 चालक दल के सदस्यों को डेप के बिना वे सब कुछ करने के बाद 2 सप्ताह के लिए बाहर रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। 116 डेप 21 अप्रैल को सेट पर लौट आए। 117 जून में काया स्कोडेलारियो एक स्टंटमैन के साथ सेट पर घायल हो गई थीं। 118 जुलाई की शुरुआत में स्पिट में सेटों को हटाना शुरू हो गया था। 119 अधिकांश कलाकारों और चालक दल ने 8 जुलाई को समाप्त कर दिया था और 11 जुलाई को एक रैप पार्टी आयोजित की गई थी। 120 119 121 21 जुलाई 2015 को रोनिंग ने घोषणा की कि 95 दिनों की शूटिंग के बाद फिल्मांकन पूरा हो गया है। 122 लगभग 1 साल के पोस्ट प्रोडक्शन के बाद 24 मार्च से 13 अप्रैल 2016 तक वैंकूवर, कनाडा में प्रोडक्शन टाइटल हर्शल एडिशनल फोटोग्राफी के तहत रीशूट और अतिरिक्त फोटोग्राफी की गई। इस बीच कैप्टन हेक्टर बारबोसा को सूचित किया जाता है कि सालाजार ने बारबोसा के बेड़े के 3 समुद्री डाकू जहाज़ों पर हमला किया है। शांसा, एक समुद्री चुड़ैल, बारबोसा को बताती है कि ट्राइडेंट उसे खजाने तक ले जा सकता है और उसे जैक का कंपास देती है। बारबोसा जैक को खोजने में मदद करने की पेशकश करके सालाजार के साथ एक सौदा करता है। सालाजार डाइंग गुल का पीछा करता है, जिससे जैक, हेनरी और कैरिना एक द्वीप पर भागने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि सालाजार का दल जमीन पर नहीं जा सकता। बारबोसा जैक के साथ गठबंधन करता है, उसका कंपास लौटाता है, छोटे आकार के ब्लैक पर्ल सी को उसके मूल आकार में पुनर्स्थापित करता है और ट्राइडेंट के द्वीप की अपनी यात्रा जारी रखते हुए एक बार फिर पर्ल की कमान संभालता है। यात्रा के दौरान जैक और बारबोसा को पता चलता है कि कैरिना बाद की लंबे समय से खोई हुई बेटी है। पर्ल ट्राइडेंट के द्वीप के पास पहुंचता है और ब्रिटिश नौसेना के युद्धपोत से बचता है, लेकिन साइलेंट मैरी द्वारा नष्ट कर दिया जाता है, इससे पहले कि पर्ल द्वीप पर फंस जाए। जैक, बारबोसा और कैरिना द्वीप के जादू का उपयोग करके समुद्र को 2 भागों में बांट देते हैं,
जिससे समुद्र तल पर ट्राइडेंट तक जाने का रास्ता खुल जाता है। सालाज़ार हेनरी को पकड़ लेता है और उसे समुद्र तल पर चलने और ट्राइडेंट को जब्त करने के लिए मजबूर करता है। ऐसा करने के बाद हेनरी को उसका शरीर वापस दे दिया जाता है और जैक सालाज़ार का ध्यान भटका देता है, जिससे हेनरी ट्राइडेंट को नष्ट कर देता है, जिससे समुद्र पर लगे सभी अभिशाप टूट जाते हैं और सालाज़ार के चालक दल को जीवन मिल जाता है। हालांकि ट्राइडेंट के नष्ट होने से विभाजित समुद्र उन पर हावी हो जाता है। पर्ल समूह को सुरक्षित निकालने के लिए अपना लंगर नीचे करता है, लेकिन सालाज़ार उनका पीछा करता है। कैरिना को पता चलता है कि बारबोसा उसके पिता हैं जब वह बारबोसा की बाह पर एक टैटू देखती है, जो डायरी के कवर के समान ही ट्राइडेंट का तारा निर्माण है। बारबोसा सालाज़ार को मारने के लिए खुद को बलिदान कर देता है, जिससे अन्य लोग बच निकलते हैं। कुछ समय बाद कैरिना ने खुद को बारबोसा नाम दिया, इससे पहले कि हेनरी और कैरिना पोर्ट रॉयल, जमैका जाते हैं। हेनरी और कैरिना एक दूसरे को चूमते हैं, इससे पहले कि हेनरी डचमैन से मुक्त होकर जमीन पर विल से फिर से मिल जाए। इसके तुरंत बाद विल एलिजाबेथ स्वान को गले लगाता है और चूमता है। ब्लैक पर्ल पर सवार होकर पुनर्मिलन देखने के बाद स्पैरो क्षितिज में दूर जाने से पहले बारबोसा के बंदर जैक को गोद ले लेता है। पोस्ट क्रेडिट सीन में विल और एलिजाबेथ बेडरूम में सो रहे हैं, तभी डेवी जोन्स की परछाई प्रवेश करती है। जब वह आकृति अपने पंजे के साथ करीब आती है तो विल जाग जाता है और कमरे में कोई नहीं देखता। यह मानते हुए कि यह एक बुरा सपना था, विल अपनी पत्नी की ओर मुड़ता है और वापस सो जाता है, बिस्तर के बगल में फर्श पर पड़े बार्नकल से अनजान। ढालना। मुख्य लेख पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन के कलाकारों और पात्रों की सूची। जॉनी डेप कैप्टन जैक स्पैरो के रूप में एक बदकिस्मत समुद्री डाकू और ब्लैक पर्ल का कप्तान, जो अब एक बोतल में फंस गया है, जो एक पुराने दुश्मन कैप्टन सालाज़ार को हराने के लिए पोसिडॉन के ट्राइडेंट की खोज में हेनरी और कैरिना के साथ यात्रा करता है। 11, 12, 13 रोनिंग संबंधित पात्रों पर ध्यान केंद्रित करना चाहते थे, जैसा कि पहली फिल्म में था, जहां जैक लीड नहीं है, लेकिन बीच बीच में पार्टी में आकर तोड़फोड़ करता है। 14 और डेप की कॉमेडी प्रतिभा का उपयोग करना चाहते थे। 15 फिल्म जैक की बैकस्टोरी की जांच करती है, जिसमें युवा जैक को एंथनी डे ला टोरे द्वारा चित्रित किया गया है। 16 जिसका चेहरा डेप की सीजीआई प्रतिकृति द्वारा बदल दिया गया था, जैसा कि वह 21 जंप स्ट्रीट और हार्ट्स ईटिंग गिलबर्ट ग्रेप 1993 में दिखता था। 17 रोनिंग को लगा कि डेप की उम्र कम करना फ्रेंचाइजी के सिद्धांत के खिलाफ मुश्किल था। 18 जेवियर बारडेम कैप्टन अरमांडो सालाज़ार के रूप में एक समय में सबसे महान समुद्री डाकू शिकारी, जो स्पेनिश नौसेना के लिए साइलेंट मैरी के कप्तान के रूप में समुद्र में घूमता था। 13 जैक स्पैरो का पुराना दुश्मन, अब एक शापित भूत जो मरे हुए सैनिकों के दल की कमान संभालता है, जो शैतान के त्रिभुज से बचते हैं। जैक स्पैरो से बदला लेना चाहते हैं और समुद्र में हर समुद्री डाकू को मारने का दृढ़ संकल्प करते हैं। 1 वह थोड़ा अलौकिक है। वह बदला लेने के एक असली मिशन पर है, जो जैक ने उसके साथ 18 साल की उम्र में किया था। वह एक बहुत बुरा चरित्र है। 7 बारडेम ने चरित्र को घायल गर्व पर आधारित क्रोध के साथ भरने की कोशिश की, जो कि एक स्पेनिश बेड़े के उच्च रैंकिंग कमांडर से जैक द्वारा धोखा दिए जाने और नरक में फंसने के कारण हुआ। 19 सालाज़ार की शारीरिक भाषा के साथ उन्होंने एक अखाड़े में एक बैल को व्यक्त करने की कोशिश की, क्रोध और प्रतिशोध की जरूरत से भरा हुआ, लेकिन घायल भी। 20 मेकअप लगाने में दिन में 3 घंटे लगते थे, जिसे बारडेम ने ठंडे चिकन स्तन को अपने चेहरे पर चिपकाने के रूप में संदर्भित किया। 21 कैप्टन हेक्टर बारबोसा के रूप में जेफरी रश, स्पैरो के प्रतिद्वंद्वी, ब्लैक पर्ल के पूर्व कप्तान और क्वीन एनी रिवेंज के कप्तान। 13 एक बढ़ते और समृद्ध समुद्री डाकू साम्राज्य में बसने के चरित्र की भूमिका पर रश ने कहा, बारबोसा बेहद अमीर हो गया है। उसके पास इतना पैसा है कि वह उसे संभाल नहीं सकता और वह उच्च स्वाद वाला व्यक्ति नहीं है। वह एक बहुत बड़ा साम्राज्य चला रहा है, शायद 10 या 12 जहाज, इसलिए वह किंगपिन है। 22-23 ब्रेंटन थ्वाइट्स हेनरी टर्नर के रूप में
विल टर्नर और एलिजाबेथ स्वान का बेटा जो ट्राइडेंट की खोज करके अपने पिता के अभिशाप को तोड़ने की कसम खाता है। 1:13:24 निर्देशक हेनरी और कैरिना के साथ एक नए नायक के रिश्ते का मसौदा तैयार करने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने कहा कि एक बड़े एक्शन सीन के बीच में आपको पात्रों पर झुकने और उस कहानी के दिल को खोजने और पात्रों की भेद्यता को चैनल करने में सक्षम होना चाहिए। रोनिंग ने उल्लेख किया कि पहचान फिल्म में एक प्रमुख विषय है और हेनरी और कैरिना की कहानी चाप के लिए वे एक समान खोज पर हैं और वे कौन हैं इसकी तलाश में सामान्य आधार पाते हैं। 15 ब्रुकेमर ने यह भी कहा कि फिल्म ने चित्र का पूर्वावलोकन करने के बाद पहली फिल्म की भावना को फिर से पकड़ लिया, साथ ही साथ विल के बेटे थ्वाइट्स और अपने पिता की खोज कहानी की रीढ़ थी। 7 लुइस मैकगोवन को 12 वर्षीय हेनरी के रूप में श्रेय दिया जाता है। 25 काया स्कोडेलारियो कैरिना स्मिथ के रूप में एक सिद्धि परोपकारी खगोलशास्त्री जिस पर गलत तरीके से डायन होने का आरोप लगाया गया था। 1:13 स्कोडेलारियो ने चरित्र की प्रेरणा और भूमिका को समझाते हुए कहा, वह एक शिक्षाविद है, वह विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के अधिकार के लिए लड़ रही है क्योंकि उस समय महिलाएं ऐसा नहीं कर सकती थीं। 26 निर्देशकों के लिए हेनरी और कैरिना के साथ इसे आधुनिक बनाना महत्वपूर्ण था। काया विशेष रूप से इसे अपने साथ लेकर आई, वह एक आधुनिक महिला है। 14 स्कोडेलारियो ने पटकथा लेखक जेफ नेथनसन के साथ मिलकर यह सुनिश्चित किया कि चरित्र श्रृंखला के लिए अद्वितीय हो। 19 और एलिजाबेथ स्वान की नकल न हो। यदि वे इस चरित्र को आकार देते रहें तो निश्चित रूप से, और यह संकेत दिया कि वह खलनायक के रूप में लौट सकते हैं। 65 पिछली फिल्म के अन्य सहकलाकारों में सैम क्लेफलिन फिलिप स्विफ्ट के रूप में, 66 एस्ट्रिड बर्गेस फ्रिस्बे सिरेना के रूप में, 67 और ग्रेग एलिस थियोडोर ग्रोव्स के रूप में शामिल हैं, भले ही ग्रोव्स ऑन स्ट्रेंजर टाइड्स में मर गए हों। 68 अक्टूबर 2012 में कीथ रिचर्ड्स ने कैप्टन टीग के रूप में अपनी भूमिका को फिर से निभाने में रुचि व्यक्त की। 69 लेकिन फिल्म के निर्माण के समय तक वे अनुपलब्ध थे। 31 जेवियर बारडेम को कैप्टन सालाजार की भूमिका निभाने के लिए चुना गया था। उनकी पत्नी पेनेलोप क्रूज ने फ्रेंचाइज की पिछली किस्त में एंजेलिका की भूमिका निभाई थी। 2 दिसंबर 2013 को यह बताया गया कि क्रिस्टोफ वाल्ज फिल्म के मुख्य प्रतिपक्षी के रूप में आने के लिए बातचीत कर रहे थे। 70 लेकिन बाद में उन्होंने मना कर दिया। खलनायक को अंततः क्रूज के पति जेवियर बारडेम द्वारा चित्रित किया गया था। 71 2014 में बारडेम ने स्पेनिश नौसेना के भूतिया अरमांडो सलाजार को चित्रित करने के लिए हस्ताक्षर किए, जिन्हें नाथनसन की शुरुआती पटकथाओं में ब्रिटिश नौसेना के भूतिया कप्तान जॉन ब्रांड के रूप में संदर्भित किया गया था। 1 बारडेम को चौथी फिल्म का कामकाजी माहौल पसंद आया था, जिसे उन्होंने अपनी पत्नी के साथ देखा था और कहा कि वह फ्रेंचाइजी के और जैक स्पैरो के रूप में डेप के प्रदर्शन के भी प्रशंसक थे। 72 ऑस्ट्रेलियाई अभिनेता ब्रेंटन थ्वाइट ने नवंबर 2014 के अंत में हेनरी की भूमिका के लिए बातचीत शुरू की। 74 काया स्कोडेलारियो को एक शॉर्टलिस्ट में से मुख्य महिला के रूप में चुना गया था, जिसमें गैब्रिएला वाइल्ड, एलेक्जेंड्रा डाउलिंग, जेना थियम और लूसी बॉयंटन शामिल थीं। 75 उनका किरदार कैरिना एक खगोलशास्त्री है जिस पर चुड़ैल होने का आरोप है। स्कोडेलारियो ने पुष्टि की कि वह कीरा नाइटली के एलिजाबेथ स्वान से एक पूरी तरह से अलग किरदार निभा रही हैं और यह भी कि वह हेनरी की प्रेमिका होंगी। 27 76 पहले के ड्राफ्ट में उन्हें स्पैरो की प्रेमिका के रूप में देखा गया था। 77 केविन मैकनेली ने जनवरी के अंत में जोशमी गिब्स के रूप में अपनी वापसी की पुष्टि की। 29 फिल्मांकन से कुछ समय पहले एडम ब्राउन, डेलरॉय एटकिंसन और डैनी किरेन को कलाकारों के रूप में प्रकट किया गया था। 30 जैसे ही फिल्मांकन शुरू हुआ, पिछली फिल्मों के 2 अभिनेताओं की वापसी की पुष्टि हुई। 1 कीथ रिचर्ड्स ने पहले कैप्टन टीग के रूप में अपनी भूमिका को फिर से निभाने में रुचि व्यक्त की थी। 69 लेकिन रिचर्ड्स के अनुपलब्ध होने के कारण डेप ने पॉल मैकार्टनी को अंकल जैक स्पैरो के चाचा और नामधारी के रूप में आने के लिए आमंत्रित किया। 31 हालांकि चरित्र का नाम मैकार्टनी के अपने चाचा जॉन जैक मैकार्टनी के नाम पर रखा गया था। 12
ऑरलैंडो ब्लूम और केरा नाइटली ने 2007 में कहा था कि वे विल टर्नर और एलिजाबेथ स्वान के रूप में वापस नहीं आना चाहते थे। उन्होंने एट वर्ल्ड्स एंड में अपने किरदारों के बंद होने का उल्लेख किया और बार बार यह कहते हुए उद्धृत किया गया कि वे 2010 तक पायरेट्स फ्रेंचाइज से आगे बढ़ना चाहते थे। 79-80, जबकि नाइटली ने वर्षों से इसकी पुष्टि की। 81-82, ब्लूम ने अक्टूबर 2011 की शुरुआत में लौटने के बारे में बयान दिया। 83-2012 में मूवीहोल.net ने बताया कि एक अलग डिज्नी संपर्क ने यह एक पंक्ति की प्रतिक्रिया दी, विल टर्नर की कहानी शायद समाप्त नहीं हुई हो। 84-2014 तक ब्लूम ने टिप्पणी की कि जबकि उन्हें यकीन नहीं था कि वे विल टर्नर के रूप में वापस आएंगे, बातचीत हुई। 35, विल टर्नर की वापसी और ब्लूम की भागीदारी दोनों को फिल्मांकन समाप्त होने के बाद 2015 में डिज्नी D23 तक गुप्त रखा गया था। 85, पहले यह कहने के बावजूद कि वह वापस नहीं आएगी। 86, ऐसी रिपोर्टें थीं कि केरा नाइटली विल की वापसी और फिल्म में उनके बड़े हो चुके बेटे हेनरी पर ध्यान केंद्रित करने के कारण एलिजाबेथ स्वान के रूप में अपनी भूमिका को फिर से निभाएंगी। 87, 88, 89, एक बार जब फिल्म को परीक्षण दर्शकों को दिखाया गया तो फिल्म निर्माताओं को लगा कि उनसे विल और एलिजाबेथ के चरित्र दोनों को फिर से मिलाने की मांग की गई थी। 37, यह सुनिश्चित करने के लिए कि नाइटली इस भूमिका को फिर से निभा सके, प्रोडक्शन लंदन में एक दिवसीय शूटिंग के लिए चला गया जहां वह काम कर रही थी। 58, अन्य अभिनेताओं ने पिछली फिल्मों से अपनी भूमिकाओं को दोहराने में रुचि व्यक्त की थी, जैसे कि टिया डाल्मा के चित्रकार नाओमी हैरिस। 90, ली अर्नबर्ग और मैकेंजी क्रूक दोनों ने पिंटेल और रागेटी के रूप में लौटने की संभावना पर टिप्पणी की। 91, 7 नवंबर 2014 को एक साक्षात्कार में क्रूक ने पुष्टि की कि उन्हें फिल्म के लिए डिज्नी से उपलब्धता का कॉल आया था। 92, हालांकि बाद में उन्होंने अपनी टेलीविजन श्रृंखला डिटेक्टरिस्ट पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मना कर दिया। 93, उन्होंने कहा कि उन्हें पुरानी यादों की पीड़ा महसूस हुई थी जब कलाकारों और चालक दल ने उनके बिना फिल्मांकन किया था। 94, अर्नबर्ग, जिनकी वंस अपॉन ए टाइम में एक टेलीविजन प्रतिबद्धता भी थी, ने कहा कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि निर्माता वास्तव में हमें उस तरह से लुभाने की कोशिश नहीं कर रहे थे जैसे वे वास्तव में हमें चाहते थे। डाक उत्पादन संपादन रोजर बार्टन और ले फोल्सम बॉयड के बीच सहयोग था, जिसमें बाद वाले ने विस्तार से बताया कि रोजर ने फिल्म की शुरुआत से शुरुआत की और मैंने अंत से और हम बीच में मिले। बॉयड ने कहा कि यह अब तक की सबसे लंबी पोस्ट प्रोडक्शन प्रक्रिया थी क्योंकि डिज्नी कहानी को बताने और जटिल दृश्य प्रभावों को बनाने के लिए हमें आवश्यक समर्थन और छूट देना चाहता था। 124 संपादकों ने प्रीविजुअलाइजेशन टीम के साथ मिलकर काम किया। प्रभाव पर्यवेक्षक गैरी ब्रोजेनिच के अनुसार प्लेटों की हड्डियों को मांस देने के लिए जिन्हें प्रभाव स्पष्टीकरण की आवश्यकता थी और साथ ही किसी भी नए सीजी बीट्स को जो बाद में जोड़ा जाएगा। लॉस एंजल्स में पोस्ट प्रोडक्शन टीम के साथ ब्रोजेनिच को अपना समय यूके और मॉन्ट्रियल जाने में विभाजित करना पड़ा ताकि फिल्म के 2000 दृश्य प्रभाव शॉट्स को संभालने वाली 8 कंपनियों की जांच की जा सके, जिनमें से 150 में केवल कंप्यूटर ग्राफिक्स शामिल थे। प्राथमिक विक्रेता ब्रोजेनिच का अपना नियोक्ता मूविंग पिक्चर कंपनी एमपीसी था। 103-125 एमपीसी के काम में सालाजार के मरे हुए समुद्री डाकू शामिल थे, जिनके ऑनसेट फुटेज को ज्यादातर सीजीआई द्वारा बदल दिया गया था ताकि गायब शरीर के अंगों और तैरते हुए बालों और कपड़ों को प्राप्त किया जा सके। ब्रोजेनिच ने कहा कि मूल अभिनेताओं में से जो कुछ रखा गया था वह उनकी दौड़, चाल और चेहरे थे। तैरते हुए हिस्सों के लिए संदर्भ प्रदान करने के लिए, जो एक सतत डूबने वाली स्थिति जैसा दिखने के लिए थे, पूरी पोशाक और विग में एक स्टंटमैन को एक स्विमिंग पूल में पानी के नीचे विभिन्न क्रियाएं करते हुए फिल्माया गया था। 17 एटॉमिक फिक्शन ने सेंट मार्टिन के दृश्यों को संभाला। सेट पर बनी इमारतों के कुछ ब्लॉकों को 600 से अधिक सीजी इमारतों में बदल दिया, जो जंगल के वातावरण से घिरी हुई थीं। इस काम में कैरिबियन और थाईलैंड दोनों के संदर्भों को शामिल किया गया और सीजीआई के माध्यम से गिलोटिन को बढ़ाया गया, जिस पर जैक स्पैरो को लगभग मार दिया गया था, और डकैती के दृश्य से बैंक को इस तरह से दिखाना था जैसे कि इसकी नींव सतह पर फिसलने के बजाय जमीन के माध्यम से खोदी गई हो। 126 ऑस्ट्रेलियाई सेट और की वेस्ट, फ्लोरिडा दोनों में फिल्माए गए समुद्री फुटेज के साथ
पानी के सिमुलेशन का व्यापक उपयोग किया गया था, जिसमें कलाकारों ने लहरों और हवा को यथार्थवादी रूप से मिलान करने के लिए ब्यूफोर्ट पैमाने का उपयोग किया था। 103 संगीत। मुख्य लेख पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन, डेड मेन टेल नो टेल्स, साउंड ट्रैक। यह श्रृंखला की पहली फिल्म थी, पहली के बाद से, जिसके लिए हंस जिमर ने संगीत नहीं बनाया था। इसके बजाय मुख्य संगीतकार उनके शिष्यों में से एक जोफ ज़ानेली हैं, जिन्होंने फ्रेंचाइजी की पिछली 4 किश्तों पर काम किया था। 127 ज़ानेली ने कहा कि जिमर ने पूरी शैली की ध्वनि को फिर से परिभाषित किया और उनके और ब्रुकहाइमर के साथ काम करना एक बड़ी उपलब्धि माना। उन्होंने फिल्म के लिए एक नई ध्वनि बनाने के लिए फ्रेंचाइजी के साथ इस अनुभव का उपयोग किया। 127 उन्होंने कहा कि आपको धुनों को आधुनिक बनाने की जरूरत नहीं है, वे कालातीत हैं। एक उदाहरण का हवाला देते हुए कि कैसे उन्होंने कैप्टन अरमांडो सालाज़ार के लिए एक खतरनाक लिटमोटिव बनाने के लिए एक इलेक्ट्रिक सेलो की विशेषता के द्वारा ध्वनि को और अधिक आधुनिक बनाने की कोशिश की। 128 चूंकि ज़ानेली को काम पर रखने के बाद फिल्म का निर्माण शुरू होने में 1 साल से ज्यादा का समय लगा, इसलिए उन्होंने स्क्रिप्ट के विकास में साथ दिया और उन चरित्र आर्क से परिचित थे जिन्हें उन्हें उनके थीम गानों में अनुवाद करने की जरूरत थी। ज़ानेली ने हमेशा पियानो पर संगीत लिखना शुरू किया, यानी एक संश्लेषित ऑर्केस्ट्रा। 129 फिल्म का साउंड ट्रैक 26 मई 2017 को रिलीज किया गया था। 130 विपणन। एक मजबूत विपणन प्रयास ने डेड मेन टेल नो टेल्स को बढ़ावा देने में मदद की। 131 फिल्म को पहली बार डिज्नी D23 एक्सपो 2015 में प्रदर्शित किया गया था, जहां डेव जैक स्पैरो की पोशाक में दिखाई दिए और फिल्म का लोगो दिखाया गया। ऑरलैंडो ब्लूम के फिल्म में अभिनय करने की पुष्टि हुई। 132 133 कैरिना स्मिथ के चरित्र की बैकस्टोरी का विस्तार करते हुए एक 240 पेज का टाई इन प्रीक्वल उपन्यास भी जारी किया गया, जिसका शीर्षक था पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन, डेड मेन टेल नो टेल्स, द ब्राइटेस्ट स्टार इन द नॉर्थ, द एडवेंचर्स ऑफ कैरिना स्मिथ। 134 फिल्म को दक्षिण अफ्रीका में 2016 वॉल्ट डिज्नी कंटेंट शोकेस में प्रदर्शित किया गया था। 135 26 अप्रैल 2017 को डेप ने फिल्म को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यक्रम में डिज्नीलैंड के पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन राइड में एक कैमियो उपस्थिति दर्ज की, जिसमें एनिमेट्रॉनिक्स में से एक के स्थान पर जैक स्पैरो को चित्रित करके अप्रत्याशित मेहमानों को आश्चर्यचकित किया। 136 मुक्त करना। थिएट्रिकल। डेड मेन टेल नो टेल्स 28 मार्च 2017 को लास वेगास में 2017 सिनेमाकॉन इवेंट में प्रदर्शित की गई। 137 इसका विश्व प्रीमियर 11 मई 2017 को शंघाई में शंघाई डिज्नी रिजॉर्ट में हुआ था। 138 और 26 मई को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया था। 139 यूनाइटेड किंगडम सहित कुछ देशों में फिल्म को पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन, सालाजार रिवेंज के रूप में रिलीज किया गया था। 140 एक निर्णय जिसके बारे में निर्देशकों को सूचित नहीं किया गया था। 58 यह नए पैनोरमा जैसे स्क्रीन एक्स प्रारूप के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज होने वाली पहली हॉलीवुड फीचर है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में 2 स्थानों CGV बुएना पार्क और लॉस एंजल्स में CGV सिनेमा में खेली गई। यह फिल्म दुनिया भर में 373 4DX स्क्रीन पर 4D में भी प्रदर्शित हुई। 141 फिल्म को IMAX में विस्तारित 1.9 एक पहलू अनुपात में रिलीज किया गया था। 142 होम मीडिया। पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन, डेड मेन टेल नो टेल्स को 19 सितंबर 2017 को वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो होम एंटरटेनमेंट द्वारा डिजिटल डाउनलोड पर और 3 अक्टूबर को ब्लूरे, अल्ट्रा HD ब्लूरे और DVD पर रिलीज किया गया था। 143 यह अपने पहले सप्ताह में शीर्ष होम मीडिया रिलीज थी, जिसमें ब्लूरे संस्करण की बिक्री 78% थी और पिछली 4 फिल्मों को 25 सबसे अधिक बिकने वाले ब्लूरे में वापस लाया। स्वागत। बॉक्स ऑफिस। पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन, डेड मेन टेल नो टेल्स ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में $172.6 मिलियन और अन्य क्षेत्रों में $623.4 मिलियन की कमाई की, जिससे दुनिया भर में कुल $795.9 मिलियन की कमाई हुई। 6 जबकि अनुमानित उत्पादन बजट $230-320 मिलियन था। 3 इसने 55 बाजारों से $271.4 मिलियन की दुनिया भर में ओपनिंग की, जिसमें 1088 IMAX स्क्रीन से $24 मिलियन आए। 145
फिल्म की 6 दिवसीय ओपनिंग ग्रॉस ने फ्रेंचाइजी ग्रॉस को $4 बिलियन के आंकड़े को पार कर दिया। 146 उत्तरी अमेरिका में लगभग $70 मिलियन से श्रृंखला की सबसे कम कमाई करने वाली फिल्म होने के बावजूद और उत्तरी अमेरिका के बाहर फ्रेंचाइजी की दूसरी सबसे कम नाममात्र सकल कमाई केवल कर्स ऑफ द ब्लैक पर्ल से आगे होने के बावजूद डेड मैन टेल नो टेल्स विदेशी मुद्रा दरों के हिसाब से उत्तरी अमेरिका के बाहर पायरेट्स फ्रेंचाइजी की सबसे अधिक कमाई करने वाली प्रविष्टि बन गई, जिसने ऑन स्ट्रेंजर टाइड्स को पीछे छोड़ दिया, जिसने जुलाई 2017 की दरों पर $593.4 मिलियन की कमाई की थी। 147 सबसे ज्यादा कमाई करने वाले विदेशी बाजार चीन $172.3 मिलियन, जापान $59.5 मिलियन और रूस और CIS $40.7 मिलियन थे, जहां यह अवतार 2009 के बाद दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। 148 संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। डेड मैन टेल नो टेल्स ने 4 दिवसीय मेमोरियल डे ओपनिंग वीकेंड पर शुरुआत की, जिसे 4,276 सिनेमाघरों में रिलीज किया गया, जिनमें से 3,100 से अधिक 3D थे, जो IMAX, D-Box और 4DX जैसे प्रारूपों का लाभ उठाते थे। 150 फिल्म ने अपने पहले दिन $23.4 मिलियन कमाए, जिसमें पूर्वावलोकन से $5.5 मिलियन शामिल थे। यह फ्रेंचाइजी का सबसे कम ओपनिंग डे था। 151 डेड मैन टेल नो टेल्स ने 3 दिनों में $63 मिलियन और 4 शुक्रवार सोमवार में $78.5 मिलियन की कमाई की। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 2017 और साथी नवागंतुक बेवॉच 2017 से आगे बॉक्स ऑफिस पर पहले स्थान पर रही। 152 153 154 श्रृंखला में उच्चतम टेस्ट स्कोर दर्ज करने के बावजूद 155 फिल्म की शुरुआत 80 से $115 मिलियन की उम्मीदों से काफी कम रही। 156 157 विश्लेषकों ने इस खराब प्रदर्शन के लिए नकारात्मक समीक्षा, फ्रेंचाइजी की थकान और जॉनी डेप के कम होते रिटर्न और उनकी व्यक्तिगत समस्याओं के बीच सार्वजनिक छवि में गिरावट को जिम्मेदार ठहराया। फिर भी इसने डिज्नी की पिछली मेमोरियल डे रिलीज प्रिंस ऑफ पर्शिया, द सैंड्स ऑफ टाइम 2010, टुमारोलैंड 2015 और एलिस थ्रू द लुकिंग ग्लास 2016 से बेहतर प्रदर्शन किया। 158 159 160 और स्टूडियो के अधिकारियों ने कहा कि वे फिल्म की शुरुआत से खुश थे। 146 जिसने डिज्नी को US में $1 बिलियन से आगे बढ़ने में मदद की। 161 फिल्म अपने दूसरे सप्ताहांत में कुल 65% गिर गई, जो श्रृंखला में सबसे खराब थी। $22.1 मिलियन की कमाई की। 162 और नए आने वाले वंडर वुमन 2017 $103.3 मिलियन और कैप्टन अंडरपैंट्स द फर्स्ट एपिक मूवी 2017 $23.9 मिलियन के बाद तीसरे स्थान पर रही। 163 यह 4 और हफ्तों तक शीर्ष 10 में बनी रही। 164 165 अन्य प्रदेश। अधिकांश देशों में सालाजार का बदला के रूप में विपणन की गई फिल्म को 54 बाजारों में अपनी शुरुआत के साथ दिन प्रतिदिन रिलीज किया गया। इसके कुल बाजार का 91% जापान को छोड़कर, जहां यह 1 जुलाई को शुरू हुआ। 166 प्रारंभिक रिपोर्टों में फिल्म की ओपनिंग 150-175 मिलियन थी, लेकिन संभवतः प्रमुख बाजारों, विशेष रूप से चीन के आधार पर बेहतर प्रदर्शन कर रही थी। 167 जबकि इसके चीनी रन को मई के 28 से 30 के ड्रैगन बोट फेस्टिवल से फायदा हुआ। एक आकर्षक फिल्म देखने का समय और अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस 1 जून। 168 169 मैनचेस्टर एरिना बम विस्फोट का फिल्म के शुरुआती सप्ताहांत में कुछ यूरोपीय बाजारों पर बिगड़ता प्रभाव पड़ा। 170 बुधवार से शुक्रवार तक इसमें से लगभग $14 मिलियन IMAX स्क्रीनिंग से आए, जो मई में कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर 2016 के बाद दूसरी सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय IMAX ओपनिंग थी। 145 अमेरिका में गिरावट के समान इसने अपने दूसरे सप्ताहांत में $73.8 मिलियन कमाए, जो वंडर वुमन के बाद दूसरे स्थान पर आ गया। 171 इसने जर्मनी $3.6 मिलियन, ऑस्ट्रिया, फ्रांस $2.3 मिलियन, फिनलैंड, स्वीडन, बेल्जियम, थाईलैंड,
$4 लाख, इंडोनेशिया, मलेशिया और नीदरलैंड $9 लाख सहित कई बाजारों में साल का सबसे बड़ा ओपनिंग डे दर्ज किया। 172 रूस ने $18.4 मिलियन पूर्वावलोकन सहित $18.6 मिलियन के साथ अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग दर्ज की। 145, 161, 173 चीन में, जहां फिल्म का वैश्विक प्रीमियर हुआ था, इसने अपने शुरुआती दिन $21.3 मिलियन कमाए, जो देश में डिज्नी की चौथी सबसे बड़ी ओपनिंग थी। इसका 87% मार्केट शेयर था और यह पहले ही पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन 8 वर्ल्ड्स एंड की पूरी कमाई को पार कर चुका था। 174, 145 फिल्म ने आईमैक्स में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। शुक्रवार से लेकर सोमवार की शुरुआती बुकिंग तक 401 स्क्रीन से $9 मिलियन की कमाई की। मजबूत शुरुआत का श्रेय ड्रैगन बोट फेस्टिवल, डेप की स्टार पावर, फ्रेंचाइजी की सर्वव्यापकता, शंघाई डिज्नीलैंड पार्क के प्रभाव और अच्छी वर्ड ऑफ माउथ को दिया गया है, जिसमें रिव्यू एग्रीगेटर डॉबन पर 7.5/10 और शीर्ष मोबाइल टिकटिंग प्लेटफॉर्म वेइंग पर 8.7/10 का स्कोर है। 175, 176 फिल्म का अंतिम रिलीज बाजार जापान 1 जुलाई था, जहां यह नंबर 1 पर खुली, जिसने जुलाई के 1 से 2 के सप्ताहांत में $9.25 मिलियन की कमाई करते हुए वर्ष की किसी पश्चिमी फिल्म के लिए सबसे अधिक कमाई की। 177 इसने एक और सप्ताह के लिए बॉक्स ऑफिस की बढ़त बरकरार रखी। आलोचनात्मक प्रतिक्रिया। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर 291 आलोचकों की 30% समीक्षाएं सकारात्मक हैं, जिनकी औसत रेटिंग 4.7/10 है। वेबसाइट की आम सहमति इस प्रकार है। पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन, डेड मेन टेल नो टेल्स साबित करती है कि न तो निर्देशकों में बदलाव और न ही एक मरे हुए जेवियर बार्डेम इस डूबती हुई फ्रेंचाइजी के दलदल को खत्म करने के लिए पर्याप्त हैं। 179 मेटाक्रिटिक, जो भारित औसत का उपयोग करता है, ने 45 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 39 का स्कोर दिया, जो आमतौर पर प्रतिकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। 180 सिनेमास्कोर द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को A+ से F पैमाने पर का औसत ग्रेड दिया। 154 और पोस्ट ट्रैक ने बताया कि 81% लोगों ने फिल्म को सकारात्मक स्कोर दिया। 181 अप्रोक्स के माइक रयान ने इसे एक जटिल कथानक और पात्रों की अधिकता करार दिया, जिसके परिणामस्वरूप एक ऐसी फिल्म बनी जो व्यावहारिक रूप से असंगत थी। 182 रोलिंग स्टोन के लिए लिखते हुए पीटर ट्रेवर्स ने फिल्म को फूला हुआ, उबाऊ, दोहराव वाला और थका देने वाला कहा और इसे 4 में से 1 स्टार दिया। 183 एवी क्लब के इग्नाटिय विश्नवेत्स्की ने लिखा। शिकागो सनटाइम्स के रिचर्ड रोपर ने फिल्म को 4 में से 3 स्टार दिए, कहा, डेड मैन एक स्टैंड अलोन दमदार कॉमेडी तमाशा के रूप में काफी अच्छा काम करता है। भयानक प्रदर्शनों, कुछ सरल व्यावहारिक प्रभावों, प्रभावशाली CGI और PG-13 संवादों की एक स्थिर खुराक के लिए धन्यवाद, जो विशेष रूप से परिष्कृत नहीं है, लेकिन मुझे स्वीकार करना होगा, काफी मजेदार यौन इशारे हैं। 188 डेडलाइन हॉलीवुड के पीट है एमंड ने फिल्म की प्रशंसा की, इसे सबसे मनोरंजक किस्त कहा और मस्ती भरा अच्छा समय बनाने के लिए रोनिंग और सैंडबर्ग को श्रेय दिया। उन्होंने दृश्य प्रभावों की प्रशंसा की, विशेष रूप से सालाजार और उनके दल की, यह तर्क देते हुए कि फिल्म को दृश्य प्रभावों के लिए अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने की कतार में होना चाहिए। 189 एंटरटेनमेंट वीकली की लीह ग्रीनब्लाट ने फिल्म को B दिया। फिल्म और इसके दृश्यों की मजेदार प्रकृति की प्रशंसा की और इसे शानदार विस्तृत और शानदार बकवास कहा, लेकिन इच्छा जताई कि स्क्रिप्ट में पिछली फिल्मों में इस्तेमाल किए गए फॉर्मूले का पालन करने के बजाय अधिक जोखिम लिया जाना चाहिए था। 190 सीनेट की एशले एस्क्वेडा ने फिल्म को सकारात्मक समीक्षा दी, यह तर्क देते हुए कि इसने फ्रेंचाइजी को वापस उसी स्थिति में ला दिया जिसने इसके पहले 2 किस्तों को इतना मजेदार बनाया था, और डेप के प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह हमेशा की तरह आनंददायक है। 191 USA टुडे के ब्रायन ट्रूइट ने फिल्म को 4 में से 3 स्टार दिए और कहा, जो एक बार एक अतीत की प्रधान फ्रेंचाइजी थी, उसे नया जीवन मिल गया है। 192 पुरस्कार। 38वें गोल्डन रास्पबेरी अवार्ड्स में
पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन डेड मेन टेल नो टेल्स को जॉनी डेप के लिए सबसे खराब अभिनेता, जेवियर बारडेम के लिए सबसे खराब सहायक अभिनेता और डेप और उनकी नशे में धुत दिनचर्या के लिए सबसे खराब स्क्रीन कॉम्बो के लिए नामांकन मिला। 193 एमपीसी के गैरी ब्रोजेनिच, शेल्डन स्टॉपसैक, पैट्रिक लेड्डा, रिचर्ड क्लेग और रिचर्ड लिटिल को 2017 हॉलीवुड पोस्ट अलायंस अवार्ड्स में उत्कृष्ट दृश्य प्रभाव फीचर फिल्म के लिए नामित किया गया था। 194 फिल्म को 2017 टीन च्वाइस अवार्ड्स में च्वाइस मूवी एक्शन, च्वाइस मूवी एक्टर, एक्शन, च्वाइस मूवी एक्ट्रेस, एक्शन, च्वाइस मूवी विलेन, च्वाइस मूवी समर और च्वाइस लिपलॉक के लिए नामित किया गया था। 195 भविष्य 4 मार्च 2017 को निर्देशक जोआचिम रोनिंग और एस्पेन सैंडबर्ग ने कहा कि डेड मेन टेल नो टेल्स केवल अंतिम साहसिक कार्य की शुरुआत थी। यह दर्शाता है कि यह फ्रेंचाइजी की आखिरी फिल्म नहीं होगी और छठी फिल्म रिलीज हो सकती है। 196 जबकि पोस्ट क्रेडिट दृश्य ने डेवी जोन्स को शामिल करते हुए एक संभावित कथानक को छेड़ा जो विल और एलिजाबेथ के सोते समय किसी रूप में दिखाई देता है। 9 निर्देशकों ने यह भी संकेत दिया कि यह अंत की शुरुआत या सिर्फ एक सपना या बुरा सपना हो सकता है। 10 सितंबर 2017 में निर्माता जेरी ब्रुकहाइमर ने संकेत दिया कि यदि डेड मेन टेल नो टेल्स ने अपने होम रिलीज में अच्छा प्रदर्शन किया तो एक और पायरेट्स सीक्वल संभव होगा। 197 198 कुछ ही समय बाद यह घोषणा की गई कि रोनिंग को सीक्वल का निर्देशन करने के लिए वापस बुलाया जा रहा है। 199 अगस्त 2018 तक छठी फिल्म अभी भी विकास में थी। 200 अगले महीने केरा नाइटली ने कहा कि वह खुद को एक और किस्त के लिए वापस आते हुए नहीं देखती क्योंकि वह अब 1 माह है और फिल्मों की शूटिंग में बहुत लंबा समय लगता है। 201 अक्टूबर 2018 में यह बताया गया कि डिज्नी फ्रेंचाइजी को रिबूट करने के तरीकों की तलाश कर रहा था। डेडपूल 2016 के लेखक रेट रीज और पॉल वनिक को ला रहा था, हालांकि निर्माता जेरी ब्रुकहाइमर के लौटने की उम्मीद थी। 202 हालांकि फरवरी 2019 में रीज और वनिक ने इस परियोजना को छोड़ दिया और रिबूट को रद्द कर दिया गया। 203 अक्टूबर 2019 में डिज्नी ने घोषणा की कि क्रेग माजिन और टेड इलियट छठी फिल्म की पटकथा लिखेंगे। 204 205 मई 2020 में ब्रुकहाइमर ने टिप्पणी की कि छठी फिल्म के लिए पटकथा का पहला मसौदा जल्द ही समाप्त हो जाएगा। 206 हालांकि अप्रैल 2022 में जॉनी डेप और एम्बर हर्ड के बीच मुकदमे के बीच डेप ने खुलासा किया कि उनका फ्रेंचाइजी में लौटने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने डिज्नी के साथ अपने तनावपूर्ण संबंधों का हवाला देते हुए कहा कि मामले में फैसला आने से पहले उन्हें फ्रेंचाइजी से हटा दिया गया था। 207 फरवरी 2023 में ऑरलैंडो ब्लूम ने छठी फिल्म में विल टर्नर के रूप में फ्रेंचाइज में लौटने में रुचि व्यक्त की। 208 209 210 अगले महीने नाइटली ने एंटरटेनमेंट टुनाइट को समझाया कि वह फ्रेंचाइज में वापसी क्यों नहीं करेंगी। एलिजाबेथ स्वान के बारे में क्या? नाइटली ने मजाक में कहा जब उनसे पूछा गया कि क्या वह क्रू में फिर से शामिल होंगी। मेरा मतलब है, वह बहुत अच्छी तरह से रवाना हुई। वह शानदार शैली में रवाना हुई, लेकिन अगर वह ऐसा करने में सक्षम हो सकती है तो हाँ, वह अंतिम साहसिक कार्य के लिए वापस आ सकती है। 211 इस बीच ब्रुकहाइमर ने दोहराया है कि वह डेप को सीक्वल में शामिल करना चाहेंगे। 212 213 जुलाई 2023 में यह बताया गया कि डेप ने अपना रुख नरम कर लिया है और फ्रेंचाइज में लौटने को तैयार हैं, अगर यह सही प्रोजेक्ट है। 214 अगले महीने माजिन ने कहा कि उन्होंने डिज्नी को पायरेट्स की एक स्क्रिप्ट दी है, लेकिन वह केवल तभी इसके लिए प्रतिबद्ध होंगे जब वह इलियट के साथ काम करने में सक्षम होंगे। माजिन ने पुष्टि की कि उनकी और इलियट की स्क्रिप्ट को डिज्नी ने खरीद लिया है, यह भी टिप्पणी करते हुए कि यह बहुत अजीब था, लेकिन 2023 के राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका की हड़ताल ने छठी किस्त के उत्पादन को धीमा कर दिया था। 215 मार्च 2024 में जेरी ब्रुकहाइमर ने कहा कि छठी फिल्म एक रीबूट होगी। 216 इसके बावजूद 2 महीने बाद ब्रुकहाइमर को जॉनी डेप की वापसी देखने की उम्मीद थी। टेरी रोसियो जन्म 2 जुलाई 1960 एक अमेरिकी पटकथा लेखक और फिल्म निर्माता हैं।
उन्होंने अलादीन, द मास्क ऑफ ज़ोरो, श्रेक और पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन सीरीज की सभी 5 फिल्मों का सहलेखन किया। श्रेक के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था और फीचर प्रोडक्शन में लेखन के लिए एनी पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा के लिए बाफ्टा पुरस्कार जीता। वह अक्सर साथी पटकथा लेखक टेड इलियट के साथ मिलकर काम करते हैं। जीवन और कैरियर। रोसियो का जन्म मिशिगन के कालामाजू में हुआ था। उद्धरण वांछित कैलिफोर्निया के सांता एना में सैडलबैक हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद वे कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी, फुलरटन में अध्ययन करने चले गए, जहां उन्होंने रेडियो, टेलीविजन और फिल्म पर जोर देते हुए संचार में कला स्नातक की उपाधि प्राप्त की। वे वर्डप्ले के संस्थापक हैं, जिसे wordplayer.com के नाम से भी जाना जाता है, जो इंटरनेट पर प्रमुख पटकथा लेखन साइटों में से एक है। अपने लेखन साथी टेड इलियट के साथ रोसियो ने पिछले 30 वर्षों की कुछ सबसे सफल अमेरिकी फिल्में लिखी हैं, जिनमें अलादीन, पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन, द कर्स ऑफ द ब्लैक पर्ल और श्रेक शामिल हैं। वह घरेलू बॉक्स ऑफिस प्राप्तियों के मामले में कुल मिलाकर $5.5 बिलियन के साथ 11वें सबसे सफल पटकथा लेखक हैं। 2 मई 1993 में रोसियो और इलियट को ट्राइस्टार पिक्चर्स द्वारा गॉडजिला की पटकथा लिखने के लिए काम पर रखा गया था, जिसमें गॉडजिला को न्यूयॉर्क में एक आकार बदलने वाले एलियन से लड़ते हुए दिखाया गया था। उनकी स्क्रिप्ट को रोलैंड एमेरिच ने डीन डेवलिन के साथ सलिखित अपनी नई स्क्रिप्ट के पक्ष में छोड़ दिया था। हालांकि रोसियो और इलियट ने स्टोरी बाय क्रेडिट बरकरार रखा। 2011 में टेरी रोसियो अपने साथी टेड इलियट के बिना 5वीं पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे थे। 4 रोसियो की स्क्रिप्ट को 2012 में त्याग दिया गया था और लेखक ने अपनी वेबसाइट वर्डप्ले पर कहा था कि एक प्रमुख कारण इसमें एक महिला खलनायक का उपयोग था, जिसने अभिनेता जॉनी डेप को चिंतित किया कि यह डार्क शैडोज के लिए निरर्थक होगा, जिसमें एक महिला खलनायक भी थी। 5 जनवरी 2013 तक डिज्नी ने जेफ नेथनसन को काम पर रखा। 6 जिनके साथ रोसियो ने सहकहानी का श्रेय साझा किया। 7 2017 में पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन डेड मेन टेल नो टेल्स की नाटकीय रिलीज के बाद रोसियो ने अपनी अप्रकाशित पटकथा जारी की और इसे वर्डप्ले पर उपलब्ध कराया। 8 2015 में डोडी गोल्ड मैनेजमेंट ने रोसियो के खिलाफ कमीशन नॉन-पेमेंट मुकदमा दायर किया और $25,000 से अधिक के हर्जाने के लिए जूरी ट्रायल की मांग की और साथ ही अदालत से यह घोषणा करने की मांग की कि वे 10% कमीशन के हकदार हैं और रोसियो और उनके चामेलियन प्रोडक्शंस के रिकॉर्ड और अकाउंटिंग पर पूरी नज़र डालें। 9 मार्च 2017 में लीजेंडरी एंटरटेनमेंट ने घोषणा की कि रोसियो गॉडजिला बनाम कांग की कहानी विकसित करने में मदद करने के लिए उनके लेखकों के कमरे का नेतृत्व करेंगे। 10 उन्हें फिल्म पर कहानी द्वारा क्रेडिट मिला। 11 जून 2019 में रोसियो को द अमेजिंग मॉरिस के लिए पटकथा लेखक के रूप में घोषित किया गया था। 12 2021 में रोसियो और बिल मार्सेली ने अपनी स्पेक स्क्रिप्ट टाइम जोन को अमेजन स्टूडियो को बेच दिया। यह फिल्म अमेजन स्टूडियो और डेविस एंटरटेनमेंट के बीच एक संयुक्त उद्यम होगी। 13 फरवरी 2023 में एशली बेल और डॉ. बर्निस ए. किंग, मार्टिन लूथर किंग की बेटी, ने टेरी रोसियो और केविन आरबॉट द्वारा लिखित कैश मनी के कार्यकारी निर्माता बनने की अपनी मंशा की घोषणा की, जो रीड लाइफ एंटरटेनमेंट के लॉन्च के साथ साथ है, जो मजबूत सामाजिक संदेश के इर्दगिर्द केंद्रित टेलीविजन और फिल्म प्रोजेक्ट बनाने की योजना बना रहा है। आरबॉट कैश मनी का निर्देशन करने जा रहे हैं। 14 विवाद। 23 नवंबर 2018 को रोसियो ने टीकाकरण से क्षतिग्रस्त बच्चों के माता-पिता के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की, हालांकि उन्होंने एंटी-वैक्स शब्द की तुलना निगर के बराबर गाली से की। तत्काल आक्रोश के बाद उन्होंने गाली का उपयोग करने और यह घोषणा करने के लिए अगले दिन माफी मांगी कि दोनों विशेषण समान थे। 20 मई 2024 को ब्रुकहाइमर ने श्रृंखला की स्थिति पर और स्पष्टीकरण दिया। एंटरटेनमेंट वीकली के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने पुष्टि की कि 2 अलग-अलग पायरेट्स फिल्में निर्माण में थीं। पहली एक रीबूट है जिसे वह पटकथा लेखक जेफ नेथनसन के साथ बनाने का इरादा रखते हैं, और दूसरी मार्गोट रोबी फिल्म है जिसे क्रिस्टीना हॉर्सन द्वारा लिखा जाएगा।
उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि दोनों फिल्में बनाई जाएंगी और उन्होंने कहा कि डिज्नी विशेष रूप से रॉबी के नेतृत्व वाली फिल्म के लिए ग्रहणशील था। रीबूट के संबंध में उन्होंने पुष्टि की कि यह पिछली फिल्मों के पात्रों का अनुसरण नहीं करेगा, लेकिन कहा कि उन्हें उम्मीद है कि डेप इसमें दिखाई देंगे। दोस्तों इसका जो आखिरी जो पार्ट हमें देखने को मिला था वो 2017 में देखने को मिला था और बजट उस दौर में इसका 230 से 320 मिलियन तक पहुंच गया था। मूवी ने कलेक्शन तकरीबन 700 से लेकर 800 मिलियन डॉलर्स के बीच में किया था, तो सुपर डुपर ये फ्रेंचाइजी रही थी। बाकी मैंने इसकी पूरी जानकारी आपको बता दी है। आप दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियो जब आप तक पहुंचते रहे। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।